हेलो एवरीवन। ये विज़न की मंथली मैगज़ीन है जो कि 2025 की नवंबर की है। तो आज हम इसे कवर करेंगे। इससे पहले हमने मंथली मैगज़ीन कवर की है, तो अपने यूट्यूब चैनल में अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देखें, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। वी ऑल नो दिस थिंग्स, आई नो। सो जा करके प्लीज़ देखिए करंट अफेयर्स। आज हम पहले देख लेते हैं इंडेक्स क्या क्या है इसका। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, इंडिया एआई गवर्नेंस, गाइडलाइंस, ट्रिब्यूनल्स, लीगल एड इन इंडिया, न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो आज सबसे पहले हम पॉलिटी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशन है, इकनॉमी में भी है, इकनॉमी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट से काफ़ी पूछा गया है। सोशल इश्यूज़ हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, एथिक्स एंड स्कीम्स इन न्यूज़। चलिए जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। वाई इन दिस न्यूज़, ये न्यूज़ में का क्यों है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन सेमुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, मतलब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेमुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में एक बड़ा जजमेंट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश में लैंड रजिस्ट्रेशन और लैंड टाइटल देने के सिस्टम में बड़े सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, मोर इन न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का रूल हटाया। बिहार ने एक रूल बनाया था। क्या रूल बनाया था? कि म्यूटेशन नाम चढ़ाना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से पहले ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत बताया और कहा कि रजिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, ओनरशिप नहीं देता। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 908 सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। म्यूटेशन एक गलत प्रोसेस है। क्या? म्यूटेशन एक गलत प्रोसेस है और टाइटल ओनरशिप डिसाइड नहीं करता। समझ में आया? कोर्ट ने कहा, क्या कहा कोर्ट ने? कि लैंड रिकॉर्ड्स बहुत आउटडेटेड हैं और ब्यूरोक्रेटिक लीड टेपिज्म, मतलब कि लाल फीताशाही ज़्यादा है। इसलिए एक मॉडर्न डिजिटल कंक्लूसिव लैंड, क्या? मॉडल डिजिटल कंक्लूसिव लैंड टाइटल सिस्टम की ज़रूरत है। समझ में आया? यही कह रहा है। के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार केस 2025, ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सब रजिस्ट्रार को ओनरशिप चेक करने का अधिकार नहीं देता है। उनका काम सिर्फ यह दिखाना है कि पेपर ठीक है और दोनों पार्टीज ने वॉलेंटरी साइन किया है। रजिस्ट्रेशन ओनरशिप प्रूव नहीं करता, बस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। ठीक है, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में जमीन रजिस्ट्री सिस्टम। ठीक है, ये क्या बताया है? लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट, मतलब स्टेट सरकार का क्षेत्र है। ठीक है, बट रजिस्ट्रेशन ऑफ डेट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, सेंटर प्लस स्टेट दोनों का सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 के अनुसार। टाइप ऑफ लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है? अब डेट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, डेट रजिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट records, but registration does not itself guarantee title ownership is proven by the tracking chain of deeds। क्या कह रहा है? कि जो ये कह रहा है कि रजिस्टर होने से ज़मीन आपकी साबित नहीं होती, आपको पुराने पेपर्स दिखाने पड़ते हैं। समझ में आया?
टाइटल रजिस्ट्रेशन टॉरेंस सिस्टम, ये क्या है? अब इसमें सरकार खुद गारंटी करती है कि टाइटल सही है, ठीक है। रजिस्टर में जो ज़मीन है वही असली ओनर माना जाता है और ओनर को गवर्नमेंट की तरफ से टाइटल सर्टिफिकेट मिलता है। ये सिस्टम साफ सुथरा है, डिस्प्यूट कम होते हैं इसमें। इश्यूज विथ एग्जिस्टिंग लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया, आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क, बहुत पुराने कानून। लैंड रजिस्ट्रेशन अभी भी पुराने ब्रिटिश ईरा लॉज पर चलता है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंडिया स्टैम्प एक्ट 1899, रजिस्ट्रेशन एक्ट 908। इन लॉज में आज के डिजिटल समय के हिसाब से रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। नो कंक्लूसिव टाइटल, ओनरशिप पक्की नहीं होती है इसमें। रजिस्ट्रेशन सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, टाइटल कंफर्म नहीं करता है, ठीक है। फेक डॉक्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स, फ्रॉड कॉमन है इसमें। हाई लिटिगेशन, केस बहुत बनते हैं, हाई लिटिगेशन बर्डन। लैंड डिस्प्यूट इंडिया में 66% सिविल केस बनाते हैं। फेक डेट्स, गलत मैप्स, ओल्ड रिकॉर्ड्स, इसकी क्या है वजह है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, वेरिफिकेशन कठिन और टाइम कंज्यूमिंग है इसमें। बायर, सेलर, विटनेस को फिजिकली आना पड़ता है इसमें, और वेरिफिकेशन में डिले और कंफ्यूजन रहती है इसमें, क्योंकि स्टेट में अलग अलग क्या है रूल्स है, स्टेट में अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। इनकम्प्लीट डिजिटलाइजेशन, मतलब कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, DILRMP और नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS चल रहे हैं, लेकिन इन स्टेट में रिकॉर्ड्स अधूरे हैं और साफ सुथरे टाइटल्स नहीं मिलते। क्या होते हैं? साफ सुथरे टाइटल इसमें नहीं मिलते हैं। तो ये न्यूज़ बता रहा है कि अभी का सिस्टम सिर्फ पेपर को रजिस्टर करता है, ओनरशिप नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया को एक मॉडर्न डिजिटल कंक्लूसिव टाइटल सिस्टम चाहिए। टॉलरेंस सिस्टम बेहतर है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ओनरशिप की गारंटी देती है, और करंट सिस्टम में ओल्ड लॉज है, फ्रॉड डिस्प्यूट्स है और डिजिटलाइजेशन की कमी बड़ी समस्या है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव लैंड रिकॉर्ड सिस्टम इन इंडिया, मतलब कि भारत में ज़मीन रिकॉर्ड सिस्टम सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है? DILRMP इट्स एम्स टू रिप्लेस ओल्ड मैनुअल लैंड, मतलब इसका मकसद पुराने मैनुअल सिस्टम को हटाकर डिजिटल और पक्के कंक्लूसिव लैंड टाइटल सिस्टम लाना है। लाना है, मतलब ज़मीन के रिकॉर्ड क्लियर, ऑनलाइन और डिस्प्यूट फ्री बनाना, ठीक है। इनिशिएटिव्स अंडर DILRMP, यूनिक लैंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब ULPIN, और बहु आधार, ये क्या है? यह हर लैंड पार्शल को क्या करता है? 14 डिजिटल अल्फ़ा न्यूमेरिक यूनिक ID देता है। जियो कोऑर्डिनेट्स पर आधारित है। ये क्या है, किस पर आधारित है? जियो कोऑर्डिनेट पर आधारित है। लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है इसमें। क्या है? लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट। इससे रियल इस्टेट ट्रांजैक्शंस स्मूथ होते हैं और डिस्प्यूट कम होते हैं। जैसे हर ज़मीन का आधार नंबर बन रहा है ताकि कन्फ्यूज़न या झगड़ा ना हो।
NGDRS और ई रजिस्ट्रेशन, ये क्या है? ऑनलाइन डेट रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन डेट रजिस्ट्रेशन है, इसमें ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन एडमिशन, क्या? ऑनलाइन एडमिशन, फिर डॉक्यूमेंट निकालना, ई कोर्ट लिंकिंग, सर्टिफिकेट कॉपी ऑनलाइन, ये सब जब ज़मीन का रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। समझ में आया? ये सब से लिंकेज ऑफ ई कोर्ट विथ लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन डेट बेस, कोर्ट को ज़मीन के असली रिकॉर्ड तक सीधा एक्सेस मिलता है। क्या होता है? सीधा एक्सेस मिलती है इससे लैंड डिस्प्यूट के केसेस जल्दी निपटते हैं, कोर्ट को करेक्ट रिकॉर्ड जल्दी मिल जाता है, केस जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ट्रांसलिटरेशंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये क्या है? लोकल लैंग्वेज के रिकॉर्ड को क्या किया है? इसमें 22 भाषाओं में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह शेड्यूल कितना में है? शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया जा रहा है। ज़मीन के रिकॉर्ड किसी भी लैंग्वेज में समझे जा सकते हैं इससे, ठीक है। अब देखो ये क्या है? डिजिटलाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ये क्या कह रहा है? धारानी पोर्टल, भूभारती पोर्टल तेलंगाना, ये क्या है? ये लैंड रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन एक ही पोर्टल पर बहुत स्मूथ और क्विक सिस्टम से चलती हैं। कावेरी पोर्टल कर्नाटका, ये क्या है? ये रजिस्ट्रेशन और लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइज करने के लिए है। और बंगला भूमि प्लेटफॉर्म वेस्ट बंगाल, इसमें ज़मीन के म्यूटेशन, मैप, खसरा आदि सब ऑनलाइन देखने की सुविधा है इसमें। मतलब कि ये बता रहा है कि अलग अलग स्टेट अपने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम मॉडर्न बना रहे हैं, ठीक है, उसको फिर से मॉडर्न बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट्स कॉल फॉर सिस्टमिक रिफॉर्मेशन, कंक्लूसिव टाइटलिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए। क्या बनाया जाए? एक कमेटी बनाई जाए, स्टेट के साथ मिलकर एक नया लॉ बने जिसमें कंक्लूसिव टाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हो। मतलब कि सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें टाइटल पक्का हो जाए और बार बार प्रूफ देना ना पड़े। रीस्ट्रक्चरिंग ओल्ड लॉज, अब ये क्या कह रहा है कि पुराने कानून को मॉडर्न बनाना। मतलब कि लॉ कमीशन से कहा गया है कि प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने कॉलोनियल इरा लॉज जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्या है, 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड स्टाम्प एक्ट है 1899, इसको मॉडर्न डिजिटल सिस्टम के अनुसार अपडेट किया जाए, ठीक है। 100 साल पुराने कानून को आज की डिजिटल दुनिया के हिसाब से बदलो, यही कहना चाह रहा है ये। अब ये क्या कह रहा है? सिंक्लराइजेशन ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी रिकॉर्ड्स सिंक्लराइज्ड हो, मतलब रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, लैंड होल्डिंग रिकॉर्ड्स, म्यूटेशन रिकॉर्ड्स, सर्वे रिकॉर्ड्स, सेटलमेंट रिकॉर्ड्स, और ये सारे रियल टाइम अपडेट हो। हर जगह का ज़मीन डेटा और जैसा और तुरंत अपडेट होना चाहिए ऑल द रिकॉर्ड्स को। रजिस्ट्री अथॉरिटी, एक नया इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बने। इसमें कह रहा है कि ये अथॉरिटी पूरे देश में रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज रेगुलेट करें, टाइम बॉन्ड रजिस्ट्रेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सुनिश्चित करें, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज की ग्रेडिंग हो, ठीक है।
ग्रेडेशन हो, मतलब कि ये कह रहा है कि एक ऐसी बॉडी बने जो लैंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज को कंट्रोल और इम्प्रूव करे। ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड लैंड टाइटलिंग, ये क्या है? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेज्ड सिस्टम, डाटा कई कंप्यूटर पर स्टोर होता है। इसमें रिकॉर्ड्स टेम्पर प्रूफ, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होते हैं। अब ब्लॉकचेन के फायदे क्या क्या हैं? देखो, सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ लैंड रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई भी रिकॉर्ड बिना पता लगे बदला नहीं जा सकता। ठीक है। डाटा को ब्लॉक्स में स्टोर करके चैन में लिंक किया जाता है। क्या किया जाता है? उसमें लिंक किया जाती है। इससे गलती या फ्रॉड पॉसिबल नहीं है। इससे क्या है? गलती या फ्रॉड पॉसिबल नहीं है। कैडास्ट्रल मैप्स, सर्वे डेटा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, सबको एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म में मर्ज किया जा सकता है। इसमें मतलब ये बताना चाह रहा है कि ब्लॉकचेन में से ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड फ्रॉड प्रूफ और बेहद सेफ बन जाएगा इससे। अब इसका कंक्लूजन कह रहा है कि मॉडल डिजिटल लैंड सिस्टम्स कंक्लूसिव टाइटल देगा और ओनरशिप साफ होगा। इससे डिस्प्यूट्स कम करेगा, ट्रांजेक्शन्स आसान होंगे, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करेगा। ठीक है। मॉडर्न डिजिटल लैंड सिस्टम एंड लैंड डिस्प्यूट ख़त्म हो करेगा इससे, और पेपर वर्क आसान करेगा और लोगों का भरोसा बढ़ाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन DPDP रूल्स 2025। ये क्यों न्यूज़ में दी हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन DPDP रूल्स 2025। ये सरकार ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन से जुड़े नए रूल्स जारी करेंगे, जो कि इससे साल जारी होंगे। ठीक है। अब ये क्या? अबाउट DPDP एस रूल्स 2025 marks the full operationalization of Digital Personal Data Protection Act 2023। ये रूल्स DPDP एक्ट 2023 को पूरी तरह लागू करते हैं। इन रूल्स को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिट्टी लागू कर रही है। क्या कर रही है? लागू कर रही है। और इम्प्लीमेंटेशंस टाइमलाइंस 18 मंथ्स। ये ऑर्गेनाइजेशन को पूरी अपनी सिस्टम और प्रैक्टिसेस बदलने और सुधारने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। मतलब कि ये कह रहा है कि कंपनियों को नए डाटा प्रोटेक्शन रूल्स और अपनाने के लिए 1.5 साल का समय मिलेगा। ठीक है। कि प्रोविजंस ऑफ द रूल्स, ऑब्लिगेशन ऑन डाटा फिडरीज, मतलब जो आपकी डाटा रखते हैं और उनकी जिम्मेदारियाँ। इशूज स्टैंडअलोन कंसेंट नोटिसेस, ये है कि कंपनी को साफ और सिंपल लैंग्वेज में कंसेंट नोटिस देना होगा। क्यों डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए और कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट है कि कंसेंट विड्रॉ करना उतना ही आसान होना चाहिए जितना कंसेंट देना। जैसे कह सकते हैं कि अपनी कंपनी को आपको साफ साफ बताना होगा कि आपका डाटा क्यों चाहिए, और आप कभी भी आसानी से कंसेंट वापस ले सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है? अरीज पर्सनल डेटा मिटाने का हक। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो कंपनी को आपका डेटा डिलीट करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे मिनिमम रिटेंशंस पीरियड एक ईयर या लॉ के हिसाब से। ठीक है। क्या होगा? 1 ईयर या लॉ के हिसाब से।
अगर आप काम ख़त्म, आपका डाटा डिलीट होना चाहिए, आपका काम ख़त्म, आपका डाटा डिलीट कर देगा। इशू पर्सनल डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन। अगर आपका डाटा क्या है, अगर आपका डाटा लीक एड मिसयूज हो जाए तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या हुआ, कितने लोग प्रभावित, इसमें कितने लोग शामिल हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है। पब्लिक बिजनेस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, मतलब कि कंपनी को अपने डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पब्लिकली दिखाने होंगे इसमें, ताकि यूज़र आसानी से कंप्लेन कर सके। ठीक है। मैंडेटरी रिस्पॉन्स विद इन 90 डेज, मतलब कंपनी को 90 दिनों के अंदर कंप्लेन का जवाब, डाटा अपडेट या डिलीशन, कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट सब रिस्पॉन्ड करना होगा। 90 दिनों के अंदर कंपनी को आपका काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस डाटा, बच्चों का डाटा एक्स्ट्रा सुरक्षित तरीके से हैंडल किया जाएगा। ठीक है। और सेंसिटिव डाटा, हेल्थ एजुकेशंस, लोकेशन सेफ्टी आदि, अगर बच्चा माइनर हो तो गार्जियन की वेरीफेबल कंसेंट ज़रूरी है। ठीक है। राइट्स एंड प्रोटेक्शंस फॉर सिटीजनसी, इन्फोग्राफिक देख लो क्या क्या दिया हुआ इसमें। राइट्स ऑफ सिटीजन अंडर DPDP रूल्स, राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन, मतलब कि आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अधिकार दे सकते हैं। ठीक है। राइट टू विड्रॉ कॉन्सेंट, राइट टू गिव और रिफ्यूज कॉन्सेंट, आप कभी भी कॉन्सेंट वापस ले सकते हैं। राइट टू नो हाउ पर्सनल डेटा इज यूज्ड, आप पूछ सकते हैं कि कंपनी ने आपका डाटा कैसे इस्तेमाल किया और कौन कौन डाटा कलेक्ट किया गया। ठीक है। राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा, आप कंपनी के पास मौजूद अपना डेटा देख सकते हैं। राइट टू करेक्ट एंड अपडेट, अगर आप गलत है उसे, अगर डाटा गलत है, अगर डाटा गलत है तो उसे ठीक करने का आपके पास हक है। राइट टू इरेज पर्सनल डेटा, कुछ सिचुएशन में आप अपना डेटा डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है। चलो आगे देखो क्या बता रहा है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI, मतलब कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है, इसमें 4 मेंबर्स होंगे। बोर्ड डाटा प्रोटेक्शन से जुड़े कंप्लेंट सुनेगा। क्या करेगा बोर्ड, सभी डाटा प्रोटेक्शन से जुड़े कंप्लेंट को सुनेगा। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है। मोबाइल ऐप और चलो इधर देखो ये क्या है कि अदर प्रोविजंस क्या दिए हुए हैं। इनहेंस ऑब्लिगेशन ऑन सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरीज SDFS, इसके लिए एक्स्ट्रा रूल्स होंगे। मैंडेटरी डाटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट, DPIA, इंडिपेंडेंट एडल्ट्स हर 12 महीने में AI एडवांस टिच के इस्तेमाल पर एक्स्ट्रा चेक्स होगा। क्या होगा, एक्स्ट्रा चेक किए जाएंगे। कंसेंट मैनेजर क्या है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो आपकी कंसेंट को मैनेज करेंगे। ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, अगर व्यक्ति लीगल डिसीजन नहीं ले सकता तो स्पेशल रूल्स लागू होंगे। मतलब ये सब बता रहा है कि DPDP रूल्स 2025 का एम है कि पर्सनल डाटा को सुरक्षित करना, सभी के डाटा मिसयूज़ को सभी के रोकना, कंपनीज को अकाउंटेबल बनाना, यूजर्स को स्ट्रॉन्गर राइट्स देना, सभी तरह के ऐसे राइट्स देना, डिजिटल इकोनॉमी इकोसिस्टम में ट्रस्ट बढ़ाना,
ये कानून आपका डाटा सुरक्षित रखने और कंपनीज को जिम्मेदार बनाने के लिए आया है। ये सब कानून आया है, ठीक है। अब देखो अबाउट डीपीडीपी एक्ट 2023, ये क्या कह रहा है। इसका एम टू प्रोवाइड mechanism for the processing of digital personal data in a manner that recognize both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purpose। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे डिजिटल पर्सनल डाटा को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जैसे दोनों राइट प्रोटेक्ट हो, दोनों की राइट प्रोटेक्ट हो, व्यक्ति को प्राइवेसी का हक हो, सरकार कंपनी का ज़रूरत के हिसाब से डाटा यूज़ करना, आपका डाटा भी सेफ रहे और ज़रूरी काम भी रुके नहीं। 7 करोड़ प्रिंसिपल्स, ये क्या है। कॉन्सेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, सहमति और पारदर्शिता, मतलब कि डाटा यूज़ करने से पहले साफ साफ बताना और कंसेंट लेना। पर्पस लिमिटेशन, उद्देश्य सीमित, मतलब कि डाटा केवल उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा जिसके लिए लिया गया है, ठीक है। डाटा मिनिमाइजेशन, कम से कम डाटा लेना, ज़रूरत से ज़्यादा डाटा नहीं लेना। एक्यूरेसी, सही और अपडेटेड डाटा रखना। स्टोर लिमिटेशन, सीमित समय तक डाटा रखना, काम खत्म डाटा डिलीट कर देना, ठीक है। सिक्योरिटी सेफगार्ड, मतलब कि सुरक्षा उपाय, आपको डाटा चोरी लेकिन ना हो, इसलिए सिक्योरिटी सेफगार्ड की डाटा चोरी नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जवाबदेही आपकी हो, कंपनी जिम्मेदार होगी अगर डाटा मिसयूज हुआ आपका, ठीक है। अब की डिफिनेशंस क्या है इसमें, चलो देख लेते हैं। डाटा प्रिंसिपल क्या है, व्यक्ति का डाटा है, आप यूजर्स। डाटा फिड्यूसरी, मतलब कि कंपनी सरकार जो डाटा प्रोसेस करती है, जैसे क्या, गूगल, बैंक, गवर्नमेंट, डिप्ट, ठीक है। कंसेंट मैनेजर, अब ये क्या है, एक ऑथराइज एंटिटी जो आपकी कंसेंट को मैनेज करने में मदद करती है। एप्लीकेबिलिटी क्या है, इंडिया के अंदर डिजिटल पर्सनल डाटा पर इंडिया के बाहर भी लागू, जब वह इंडिया के लोगों को डाटा प्रोसेस करता है। डज नॉट अप्लाई टू, मतलब कि पब्लिकली अवेलेबल डाटा और ऑफलाइन डाटा। कॉन्सेंट रिक्वायर्ड, अगर कंपनी आपके पर्सनल काम के लिए डाटा लेती है, ठीक है, तो कॉन्सेंट नॉट रिक्वायर्ड होगा, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट बेनिफिट्स और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, DPBI, ये बोर्ड डाटा प्रोटेक्शन रूल्स की निगरानी करेगा, पेनल्टीज भी लगाएगा, ठीक है। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस बाय डाटा फिड्यूसरीज, ये 250 करोड़ तक अगर रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी सेफगार्ड नहीं रखे, तो 200 करोड़ तक अगर डाटा ब्रीच की जानकारी समय पर नहीं दी, और 50 करोड़ तक किसी और वायलेशन पर, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और रिवाइजेस सेक्शंस 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज J ऑफ द RTI एक्ट, पर्सनल इंफॉर्मेशन से जुड़े हिस्सों को एक्सपेम्प्ट करता है, मतलब कि पर्सनल प्राइवेसी को RTI से प्रोटेक्ट किया गया है इसे। नीड ऑफ डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, ये क्या है, इंडिविजुअल प्राइवेसी, मतलब विदाउट सेफगार्ड आपकी लोकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल डिटेल्स मिसयूज हो सकती है।
प्रिवेंशन ऑफ डाटा मिसयूज, फ्रॉड, धोखा और ठगी रोकना। मतलब डाटा चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड्स, टारगेटेड क्राइम्स इंक्रीजेज। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 2023 में 33,000 साइबर क्राइम्स बढ़े। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये क्या है? हैकर्स और फॉरेन एक्टर्स से खतरा बढ़ रहा है। समझे आया? बिल्डिंग ट्रस्ट इन डिजिटल इकोनॉमी, अगर डाटा सेफ रहेगा लोग डिजिटल सर्विसेज पर भरोसा करेंगे। सेफगार्ड वनरेबल ग्रुप्स, मतलब चिल्ड्रन एल्डरी ज़्यादा वनरेबल होते हैं। इथिकल्स इशू यूज ऑफ इमर्जिंग टिच, अब ये क्या है? ये है कि एआई एल्गोरिदम्स फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। क्रिटिसिज्म्स क्या क्या दिए हुए हैं इसमें? क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीडीपी रूल्स 2025, डीपीडीपी एक्ट 2023। बोर्ड एग्जाम्पशंस क्या है? गवर्नमेंट एजेंसीज को क्या करता है? सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के नाम पर एग्जाम्पशंस मिलता है, ये मिसयूज हो सकता है। ठीक है, मिसिंग राइट्स, कुछ राइट्स जो अर्लियर ड्राफ्ट में थे अब नहीं है, जैसे डाटा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, राइट टू करेक्शंस की क्लैरिटी नहीं है अब। एम्बिग्यूटी इन डिफिनेशंस, कुछ शब्द क्लियर नहीं है, लागू करने में कंफ्यूजन है। कंप्लाइंस बर्डन एंड इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन, छोटी कंपनियों पर ज़्यादा खर्च और फॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाएगी। मतलब ये सब कहना चाह रहे हैं कि लॉज कहता है तुम्हारे डाटा तुम्हारी मर्जी से ही यूज़ होगा। ठीक है, आप कंपनी ज़्यादा डाटा नहीं ले सकती, गलत यूज़ नहीं कर सकती। डाटा लीक हुआ तो, अगर लीक हो गया डाटा आपका तो भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट को कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जैसे इसे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लॉ ज़रूरी है क्योंकि साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं और डिजिटल लाइफ अनसेफ हो सकती है इससे। कुल मिला के बात यही कह रहा है। अदर इनिशिएटिव्स टेकन फॉर डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन, तो ये क्या है अब? के एस पुट्टस्वामी जजमेंट 2027, इस जजमेंट ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर है और ये प्राइवेसी हमारा बेसिक अधिकार है जिसको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, जस्टिस BN कृष्णा कमेटी 2027, इस कमेटी ने डाटा प्रोटेक्शन से जुड़े सारे प्रॉब्लम्स को स्टडी किया है। इस तरह डाटा लीक होता है और किस तरह डाटा लीक होता है और मिसयूज़ होता है, सब देखा गया है इसमें। ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट DISHA, ये क्या है? ये एक्ट हेल्थ केयर डाटा, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, मेडिकल हिस्ट्री, लैब रिपोर्ट्स ETC को सुरक्षित रखने का एक स्ट्रक्चर है। मतलब कि मरीजों का मेडिकल डाटा सेफ रहे, इससे रूल्स। ठीक है, और ये क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंडिया CERT इन साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शंस अप्रैल 2022, इसमें दिया गया है कि इस CERT इन ने रूल किया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा ब्रीच होता है तो 6 घंटे के अंदर, क्या 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना ज़रूरी है। मतलब कि अगर कोई डाटा लीक छुपा नहीं सकते तो उसे तुरंत 6 घंटे में बताना होगा उसे। ठीक है, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी लॉग्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जिससे कि कौन सिस्टम में आया, क्या हुआ, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या बता रही है।
इसका पूरा कंक्लूजन है कि डीपीडीपी एक्ट रूल्स इंडिया के डिजिटल सेफ्टी के लिए एक बड़ा स्टेप है। ये बताते हैं कि डाटा कैसे यूज़ होगा, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस। अब ये क्या कह रहा है कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कह रहा है कि इंडिया ने एआई को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक नए रूल्स बनाए हैं। अब वो रूल्स क्या क्या है, इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस देख लो क्या क्या गाइडलाइंस में बताए गए हैं। इट पर्पस अबाउट रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू फास्टर कटिंग एज इनोवेशन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना जिससे एआई को सुरक्षित तरीके से यूज़ किया जाए, जैसे कटिंग एज इनोवेशन बढ़े। ठीक है, एआई को रिस्पॉन्सिबली डिप्लो किया जाए और लोगों और सोसाइटी पर रिस्क कम हो। सिंपल वर्ड में इसको कह सकते हैं कि एआई यूज़फुल भी हो और हार्मफुल भी ना बने लोगों के लिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट गाइडलाइंस, हाई लेवल बॉडी एआई गवर्नेंस ग्रुप ये क्या कह रही है कि ये पूरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन और कोऑर्डिनेशन करेगा। ये सबसे ऊपर बैठने वाली टीम है जो डिसाइड करेगी कि एआई कैसे रेगुलेट होगा। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ ये क्या कह रहा है कि आरबीआई और सीबीआई, टीआरएआई, एससीसीआई ये अपने अपने सेक्टर्स में एआई रूल्स बनाएंगे और लागू करेंगे। मतलब कि बैंकिंग में आरबीआई देखेगा और टेलीकॉम में टीआरएआई देखेगी और स्टॉक मार्केट में एससीबीआई देखेगा। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी क्या है, ये नीति आयोग और ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, इनका काम है कि एक्सपर्ट एडवाइस देना, ब्रीफिंग्स देना, बनाना और गाइडलाइंस तैयार करना। ठीक है, ये एक एआई एक्सपर्ट है जो बताते हैं कि सही और या गलत क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स बॉडीज़ क्या क्या है, बीआई टेलीकम्युनिकेशन इमर्जिंग सेंटर एआई के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, जैसे रिस्क क्लासिफिकेशन, सिक्योरिटी नॉर्म्स। ये एआई को कैसे बनाना है और इसके टेक्निकल रूल्स यही बताते हैं। ठीक है, अब इश्यूज़ इन एआई गवर्नेंस में क्या क्या है, इश्यूज़ दी हुई है। डिजिटल डिवाइडेड, रूल्स एंड अनडिजर्व्ड रीजनल लैग इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स डीपीआई, हाई कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग एआई सॉल्यूशंस एंड अनइवन एडॉप्शंस ऑफ एआई। ये कह रहा है कि रूरल और रिमोट एरिया में इंटरनेट एआई डिवाइसेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इससे एआई का फ़ायदा अनइवनली मिलता है। गांव में एआई पहुंच ही नहीं रहा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी इससे। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये एआई कभी कभी बेस्ड डाटा से गलत डिसीज़न देता है, जैसे कैसे गलत डिसीज़न देता है, जैसे वेलफेयर स्कीम्स, पॉलिसिंग। ठीक है, ये सब अगर डाटा बेस्ड है एआई भी बेस्ड होगा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एआई डिसीजंस क्लियर नहीं होते क्योंकि ऐसा डिसीज़न लिया खासकर वेलफेयर स्कीम में ये डेंजरस है। एआई गलती करे तो जवाबदेही किसकी होगी अगर एआई ने गलती की तो। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या कह रहा है कि एआई सिस्टम जितने एडवांस होते हैं उतना हैकिंग रिस्क भी बढ़ता है इसमें। जितना ये एडवांस है उतना हैकिंग रिस्क भी एआई में बढ़ती है। अगर एआई को हैक करना आसान हो जाए, बड़ा इससे खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, कंट्री में इससे बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाएगा। पॉलिसी एंड रेगुलेशन क्या है, ये एआई बहुत फास्ट चल रहा है, लॉज उतनी तेज़ी से नहीं बनते,
जितना एआई जितना फास्ट हो रही है। अभी तो सब कोई देख ही रहा है। अब पहले एआई ने फ़ोटो बनाना स्टार्ट किया, अब ये उससे वीडियो बन रहा है, किसी का भी आप वीडियो बना सकते हैं। तो जितना एआई फास्ट चल रही है उतना फास्ट कानून नहीं बनता है। इससे क्या होगा, बिग सेफ्टी गैप्स पैदा होते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी आगे है और कानून पीछे है। अब ये देख लो, इस 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स सताराज फॉर इथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई क्या क्या है। ठीक है, ट्रस्ट इन द फाउंडेशन, ट्रस्ट होनी चाहिए। पीपल फर्स्ट मतलब कि एआई का पहला फोकस किस पे रहेगा, ह्यूमंस पर हैं, को बेनिफिट देना और हार्म ना पहुंचाना, नुकसान ना पहुंचाना। इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट मतलब कि एआई पर अननेसेसरी लोग लगाने की बजाय इनोवेशन बढ़ाना। फेयरनेस एंड इक्वलिटी, एआई किसी के साथ भेदभाव ना करे, अकाउंटेबिलिटी हो इसमें। एआई एक गलती करे, जिम्मेदार तय हो कि कौन जिम्मेदार है इसमें। अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन मतलब कि एआई कैसे काम करता है ये लोगों को समझ में आए। और सेफ्टी, रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी, एआई को सेफ, सिक्योर और लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल बनाना, यही कह रहा है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। पीसीपी एंड डीटी एक्ट को नए एआई बेस्ड रेडियोलॉजी टूल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इनका यूज़ इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हो सकता है, इसलिए ठीक है, सेफ्टी ज़रूरी है। IPR रिलेटेड इश्यूज़, अब ये कौन कौन से इश्यूज़ है देखो। एआई मॉडल ट्रेन कॉपीराइट मटेरियल मतलब कि अगर एआई किसी कॉपीराइट चीज़ पर बिना परमिशन ट्रेन होता है तो ये कन्फ्यूज़न होता है कि आउटपुट का असली मालिक कौन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, लॉज अगेंस्ट गूगल फॉर प्रोवाइडिंग एआई ओवरव्यू, मतलब ये बता रहा है कि अगर गूगल पर केस हुआ क्योंकि उनका एआई ओवरव्यू दूसरे लोगों का कंटेंट यूज़ करके एआई आंसर बनाता है, इसलिए पिटिशनर्स सेड दिस में रिड्यूस्ड पिटिशनर्स रेज्ड कंसर्न, मतलब लोगों ने बोला कि इससे वेबसाइट पर ट्रैफिक और क्रिएटर्स की अर्निंग दोनों कम हो जाएगी इसकी वजह से। मिसयूज़, malicious यूजेस ऑफ एआई डीफेक डाटा, ये कह रहा है कि एआई का मिसयूज़ हो सकता है, फेक वीडियोस बनाना, डाटा को बिगाड़ना या सिस्टम्स पर अटैक करना, इससे मिसयूज़ हो सकती है। पॉइजनिंग एडवाइजर्स, अब देखो इनिशिएटिव्स टेकन फॉर एआई गवर्नेंस क्या कह रहा है। इंडिया नेशनल स्ट्रैटेजीज फॉर एआई NSAI मतलब इंडिया की एआई स्ट्रैटेजी हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर कहती है और गवर्नेंस पर फोकस करती है। इंडिया की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये लॉ पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता है और एआई से जुड़े इश्यूज़ को भी एड्रेस करता है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई GPAI, इंडिया GPAI का फाउंडिंग मेंबर है जो सेफ़ और रिस्पॉन्सिबल एआई को प्रमोट करता है। ग्लोबल देखते हैं भाई। ग्लोबल यूरोप्स एआई एक्ट 2024, ये दुनिया का पहला बड़ा एआई लॉ एआई को रिस्क के हिसाब से कैटेगराइज में बांटता है। क्या करता है, कैटेगराइज में बांटता है। ब्लेचली डिक्लेरेशन 2023, ये क्या है, इसे 28 देशों और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर साइन किया। ये बताता है कि फ्रंटियर एआई सबसे एडवांस्ड एआई के क्या ज़रूरी फ़ायदे और क्या बड़े ख़तरे हैं।
क्या ज़रूरी फ़ायदे और क्या क्या बड़े खतरे हैं इसके, ठीक है। अब G7 पैक्ट ऑन AI 2023, इसका लक्ष्य है कि पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे AI का डेवलपमेंट और यूज़ जिम्मेदारी से हो और इसमें जुड़ना पूरी तरह वॉलंटरी है, कोई मजबूरी नहीं है। OECD AI प्रिंसिपल्स 2029, ये दुनिया का पहला इंटर गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड है। ये AI को ऐसा बनाने पर जोर देता है जो इनोवेटिव हो लेकिन साथ ही में क्या हो, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक रूल्स का सम्मान करे, ठीक है। अबाउट इंडिया AI मिशन, अब ये लॉन्च हुआ था 2024 में AI को बूस्ट करने के लिए, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो इनोवेशन को सपोर्ट करे और क्या, और सबके लिए AI एक्सेसिबल हो, ठीक है। डिप्लो ओवर 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPUs, ये 10,000 से ज़्यादा पावरफुल AI कंप्यूटर्स GPU लगाएगा जिसमें डाटा फास्ट प्रोसेस होता हो। इंडिया AI अम्ब्रेला, अब ये क्या है, ये इंडिया AI इंडिपेंडेंस बिजनेस डिवीज़न है, ठीक है। अब देखो 7 पिलर्स ऑफ इंडिया AI मिशन, क्या है इसका, इंडिया AI कंप्यूटर, ये क्या है, AI को चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर और GPU जैसी रिसोर्स बढ़ाना इसमें है। इंडिया AI डाटा सेट प्लेटफॉर्म, ये क्या है, ये है कि AI के लिए बड़े और अच्छे डाटा सेट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए, जिससे कि AI को सीखने के लिए डाटा चाहिए, नए तरीके। इंडिया AI फ्यूचर स्किल, लोगों को ऐसे स्किल्स देना जो AI जॉब्स के लिए ज़रूरी हो। सेफ़ एंड ट्रस्टेड AI को सेफ़, इथिकल और सिक्योर तरीके से इस्तेमाल करना। इंडिया AI इनोवेशन सेंटर, ये क्या है, ये AI की एक नई रिसर्च और नए आइडिया को बढ़ावा देना इसमें बताया गया है। इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ये अलग अलग फील्ड्स, हेल्थ, फार्मिंग, एजुकेशन के लिए AI ऐप और सॉल्यूशंस बनाने में मदद करता है। और इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ये है कि AI स्टार्टअप को पैसा, सपोर्ट और फंडिंग देना। तो यही सब बताया गया है इसमें 7 पिलर्स में, ठीक है, 7 पिलर्स ऑफ इंडिया AI मिशन। अब यहाँ कंक्लूजन क्या बताया है वो भी देख लेते हैं कि कंक्लूजन आखिर क्या बताया गया। कपलिंग रिस्क बेस्ड रेगुलेशन विथ इनोवेशन फ्रेंडली स्टैंडर्ड्स, मतलब कि AI को सेफ बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी और इंटरनेशनल कॉपरेशन ज़रूरी है। इंडिया ग्लोबल AI लीडर बन सकता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखो, ट्राइब्यूनल्स, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021, मतलब कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को रद्द, मतलब कैंसिल कर दिया है। ये एक्ट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, टेन्योर और सर्विस कंडीशंस, नौकरी की शर्तें से रिलेटेड था। कोर्ट ने कहा कि सरकार का बनाया हुआ ये लॉ पहले से कोर्ट डिसीजन के खिलाफ है, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। की हाइलाइट्स ऑफ द जजमेंट्स, लेजिस्लेटिव ओवरराइड एंड जुडिशियल डायरेक्शंस, यह है कि 2021 सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2021 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए फैसलों के खिलाफ था। ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट, टेन्योर और
काम करने के रूल्स क्लियर कर चुकी थी, फिर इसीलिए इसे हटा दिया गया। और ये मद्रास बार एसोसिएशन ये 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रूल्स 2020 को रद्द कर दिया था, जो कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 को भी रद्द कर दिया। इस सरकार ने वही पुराने रूल्स को नए नाम से दोबारा लागू कर दिया है और सबको रद्द कर दिया। जैसे टीचर ने, जैसे लाइक एग्जांपल इन इजी वे, जैसे टीचर ने होमवर्क गलत बोला और स्टूडेंट ने वही होमवर्क थोड़ा नाम बदलकर फिर से दिया, इसलिए यही वजह से इसे रद्द कर दिया गया। अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, ये एक्ट ने कोर्ट द्वारा बताई गई कि गलतियों को ठीक नहीं किया। ये पावर्स के अलग अलग होने, सेपरेशंस ऑफ पावर्स और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। सरकार कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकती, समझ में आया? लेकिन अब तो हो रहा है, सरकार कुछ ज़्यादा ही दखल दे रही है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है? जब तक पार्लियामेंट नया लॉ नहीं बनाती तब तक पुराने लॉ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ही लागू रहेंगे, ठीक है। नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 महीने के अंदर नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाने का ऑर्डर दिया है। अब आगे देखो कि कंटिन्यूस इश्यूज क्या क्या है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बीच डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। टेनियर एंड एज लिमिट 4 साल, इसमें अपॉइंटमेंट के लिए 4 साल का टेनियर और मिनिमम एज कितना होगा, 50 साल फॉर रखी गई है। अगर कोई ट्रिब्यूनल मेंबर बनेगा तो उसकी उम्र कम से कम 50 साल होगी और वो सिर्फ 4 साल तक काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। रिसर्च कम सिलेक्शंस कमेटी, ये क्या कह रहा है कि ये चेयरपर्सन और मेंबर के नाम रिकमेंड करेगी, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि कमेटी सिर्फ सजेशन देगी, असली पावर किसका है? सरकार के पास होगी। कंपोजिशन ऑफ द अबव कमेटी क्या है? ये है चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI द्वारा नॉमिनेटेड किया गया सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है। 2 मेंबर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 सेक्रेटरीज होंगे। 1 मेंबर, मतलब यहाँ सरकार के ऑफिसर ज़्यादा है। 1 मेंबर क्या होंगे? इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर सिटिंग चेयरपर्सन डेट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अगर मेंबर अपॉइंट करना हो उस ट्रिब्यूनल के का करंट सिटिंग चेयरपर्सन मेंबर होगा, ठीक है। ये देखो, टेनियर मतलब सिर्फ 4 साल का फिक्स टेनियर ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी नहीं है। छोटा टेनियर होगा, दोबारा अपॉइंटमेंट का प्रेशर, इंडिपेंडेंस कम। तो इसमें क्या ट्रिब्यूनल मेंबर का कम से कम 5 साल टेनियर होना चाहिए और कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस वाले लॉयर्स को अपॉइंटमेंट के लिए कंसाइडर किया जाना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, मतलब कि 2020 के रूल्स कमेटी में जज का कंट्रोल जुडिशियल डोमिनेंस इंश्योर नहीं कर पाए। कमेटी में सरकार ज़्यादा पावर हो गई और जज कम हो गए। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन क्या कह रहा है? ये है कि एक इंडिपेंडेंस बॉडी होनी चाहिए जो अपॉइंटमेंट, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट्स, कामकाज, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ देखे। टेम्परेरी एग्रीमेंट,
लाइक जब तक नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन नहीं बनाती तब तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक अलग विंग बनाई जाए। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया क्या क्या है, इसमें बताया गया है। ट्रिब्यूनल्स आर जुडिशियल क्वाशी जुडिशियल संस्थाएं होती हैं जो कानून के थ्रू बनाई जाती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कोर्ट्स के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से जस्टिस देने का काम करती है, ज़्यादा फास्ट जस्टिस होता है इसका। इनके पास कुछ खास सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट नॉलेज भी होता है। ठीक है, जेनेसिस क्या क्या है इसके। इंडिया में ट्रिब्यूनल्स का इतिहास 1941 से शुरू होता है। इंडिया के पहले ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स एप्लीएट ट्रिब्यूनल था। क्या था? ट्रिब्यूनल था। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 आर्टिकल 323A और 323B, इसमें क्या ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई और आर्टिकल्स 323A ने पार्लियामेंट को पावर दी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सके। ये ट्रिब्यूनल्स सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर हो सकते हैं और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट और सर्विस कंडीशंस के जुड़े डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। और ये जो आर्टिकल 323B है, ये कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक किए जैसे टैक्सेशन और लैंड रिफॉर्म्स। इन सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना कर ट्रिब्यूनल्स बना सकती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल्स 320BA के सब्जेक्ट लिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड नहीं किए गए हैं। ये सेवन शेड्यूल में दिए गए किसी भी सब्जेक्ट तक बन सकते हैं। ठीक है, अपील्स क्या क्या है इसका। आज के टाइम में कुछ ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट की जगह काम करते हैं और कुछ ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट में काम करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखा जाए। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ना ट्रिब्यूनल्स के बनाए और काम करने का क्लियर फ्रेमवर्क दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। आगे इन द फॉर्मर अपील्स फ्रॉम ट्रिब्यूनल्स लाई डायरेक्टली विथ सुप्रीम कोर्ट, मतलब पहले केस में ट्रिब्यूनल से अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाती है, फिर दूसरे केस में अपील कंसर्न हाई कोर्ट में सुनी जाती है। ठीक है, इनके चंदन कुमार केस 2027, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ अपील हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में जा सकती है। ठीक है, मतलब कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना ज़रूरी नहीं, पहले हाई कोर्ट भी हो सकता है, आप पहले हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अपील के लिए। सिग्निफिकेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ये क्या है कि स्पेशलाइजेशन, मतलब स्पेशलाइजेशन है। ईच ट्रिब्यूनल इज गिवन स्पेसिफिक जुडिशंस टू हेयर एंड डिसाइडेड केसेस। हर ट्रिब्यूनल को स्पेसिफिक सब्जेक्ट का काम दिया जाता है और उसमें एक्सपर्टीज़ होती है। कुछ ट्रिब्यूनल्स अपील सुनने का भी काम करते हैं। स्पीडली रिजोल्यूशन, तो ये क्या है, जहाँ जल्दी फैसला ज़रूरी हो, वहाँ ट्रिब्यूनल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सरकारी नौकरी के केस में, टैक्स के डिस्प्यूट्स में, एनवायरनमेंट के जूट केसेस में। ठीक है, रिड्यूस केस लॉर्ड, ट्रिब्यूनल्स नॉर्मल कोर्ट का बोझ कम कर देते हैं, कोर्ट्स पर केस कम हो जाते हैं इससे। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, ट्रिब्यूनल्स देश के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, लोगों को जस्टिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ता इसकी वजह से। इफ़िशेंसी इन सर्विस मैटर्स, ये क्या है,
स्कैट, CAT जैसे ट्रिब्यूनल्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केसेस जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये देख लो कि डेवलपमेंट इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम। चलिए देखते हैं कि डेवलपमेंट्स इन इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम्स क्या है। 1969 इसमें फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल बनाने की सलाह दी गई थी इसमें। ठीक है, 1976 इसमें सवारन सिंह कमेटी रिकमेंडेड कि ट्रिब्यूनल्स की सिफारिश की, इसमें ट्रिब्यूनल्स की सिफारिश की गई है कि इसी पर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। ठीक है, 1980s ये क्या है। 1980s के बाद कई ट्रिब्यूनल्स अलग अलग लॉज के अंडर बने, जैसे कौन कौन से लॉज आए हैं, CAT, सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये सब। 2017 फाइनेंस एक्ट, ये क्या है। फाइनेंस एक्ट 2017 ने ट्रिब्यूनल्स की संख्या 26 से 19 कर दी। कितना कर दी ये संख्या? 26 से 19 कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है इसमें। ठीक है, 2021 में इसमें 9 ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म कर दिया गया, उनका काम ज़्यादा हाई कोर्ट को दे दिया गया है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन जुडिशियल डिपेंडेंस एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इन इंडिया, ये क्या है। सिस्टम्स ऑफ चेक एंड बैलेंस, मतलब पावर लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में बनी होती है। ठीक है, बनती है। जुडिशरी देखती है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों उसके नीचे आते हैं। जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13, ये जुडिशरी गलत लॉज को रद्द कर दी जाती है। ठीक है, जुडिशरी क्या करती है, जो गलत लॉ बनाती है उसको, पार्लियामेंट जो गलत लॉ बनाती है उसको रद्द कर दी जाती है। लिमिटेशंस ऑन पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, ये क्या है। पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, इम्यूनिटी टू द मेंबर, ये MPs को पार्लियामेंट के अंदर बोले गए शब्दों पर इम्यूनिटी होती है। ठीक है, मतलब कि जज के कंडक्ट पर सिर्फ रिमूवल मोशन के टाइम ही बात हो सकती है। ट्रिब्यूनल्स जस्टिस को फास्ट और एसेसेबल बनाते हैं, लेकिन जुडिशियल इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। कंक्लूज़न क्या दिया हुआ है कि कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज़म और पार्लियामेंट के लॉज कोर्ट के डिसीजंस को ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों के बीच लिमिट्स का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास पूरी पावर ना हो। समझ में आया। लीगल एड इन इंडिया, अब ये क्या है। भारतीयों में विविध सहायता क्या है। ये न्यूज़ में क्यों बनी हुई है, क्योंकि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 को लागू हुई। 30 साल पूरे हो गए। इसमें क्या हुआ है, ये 30 ईयर पूरे हो गए हैं। तो ये शायद एग्ज़ाम में आने का चांस है, क्योंकि इसमें 30 ईयर पूरे हो चुके हैं। ये एक्ट 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ और इस दिन को नेशनल लीगल सर्विस डे माना जाता है। ठीक है, जर्नी ऑफ लीगल एड इन इंडिया 1949, बॉम्बे गवर्नमेंट कमेटी, अब ये क्या है। ये बॉम्बे गवर्नमेंट कमेटी ने कहा कि फ्री लीगल एड देना सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे कि कोर्ट फीस, लॉयर्स फीस का खर्चा भी शामिल है इसमें। ठीक है, 1958 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, अब ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फ्री लीगल एड को स्टेट की ड्यूटी बताया जाए। ठीक है, स्टेट की ड्यूटी बताया जाए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड 1970 और एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट 1973। ये 1917 की कॉन्फ्रेंस और 1973 की एक्सपर्ट कमेटी ने लीगल एड को लॉ का हिस्सा बनाने की बात की है। ठीक है, इसमें इस कमेटी के चेयरमैन जस्टिस वी आर कृष्णा लेयर थे। ठीक है, 1976 ये क्या है, ये आर्टिकल 39A जोड़कर लीगल एड को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है इसमें। ठीक है, 1980 क्या है, लीगल एड स्कीम लागू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। ये इसके हेड जस्टिस कौन है, PN भागवती थे। ठीक है, 1987 ये है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 पास किया गया था इसमें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर लीगल एड। अब चलो ये क्या क्या कह रहा है, आर्टिकल 39A 42 अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया, जो फ्री लीगल एड देना स्टेट के लिए ज़रूरी बनाता है। ठीक है, ये जोड़ा गया था इससे। आर्टिकल 21 ये राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 के अंदर फ्री लीगल एड छुपा हुआ अधिकार है। क्या है, छुपा हुआ अधिकार है इसमें। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से बात और बचाव का अधिकार है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 14 कानून के सामने सब बराबर है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये सब तो पता ही होगा सबको। आगे देख, अबाउट लीगल सर्विस एक्ट 1987 3-tier सिस्टम टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस। ये क्या है, इस एक्ट के अंदर 3 टियर का सिस्टम बनाया गया है ताकि लोगों को फ्री और अच्छी क्वालिटी की लीगल मदद मिल सके। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, इसमें देश का टॉप लीगल सर्विस बॉडी है ये, जिसका हेड कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सालसा, ये क्या है, ये है कि हर स्टेट में सालसा होता है जिसका हेड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। ठीक है, मतलब कि स्टेट लेवल पर फ्री लीगल एड का काम सालसा देखता है। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट में पूरी कंट्री में लीगल एड का मेन कंट्रोल कौन देखता है, नालसा के पास होता है। चलो, डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डलसा, ये क्या है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में डलसा होता है जिसका हेड डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ठीक है, मतलब कि ग्राउंड लेवल पर लोगों को डायरेक्टली लीगल मदद डलसा देता है। पर्सन्स एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विस, ये क्या है, SC/ST मेंबर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये SC/ST लोग महिलाएं और बच्चे फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल होते हैं। लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स और नेचुरल डिजास्टर के शिकार लोग फ्री लीगल मदद ले सकते हैं। ठीक है, अब मेंटली इल और डिसेबल इंडस्ट्रियल वर्कमैन पर्सन इन कस्टडी, ये लोग को फ्री लीगल एड मिलती है। ठीक है, फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी एलिजिबल होते हैं। जेल में मदद लोग, कस्टडी में रहने वाले भी फ्री लीगल सर्विस की ले सकते हैं। जिनकी इनकम फिक्स्ड लिमिट से कम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट केस में 5 लाख से कम, उन्हें फ्री लीगल एड मिलती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इनकम लिमिट डिसाइड करती है जो 1 लाख से 3 लाख तक हो सकती है। ठीक है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ लोक अदालत,
ये क्या है? ये लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है जहाँ जहाँ केस आपस की सहमति से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। कोर्ट केस स्टार्ट होने से पहले प्री लिटिगेशन भी होती है, मतलब कि जल्दी, सस्ता और बिना लड़ाई के केस सॉल्व करना, इसे ही कहते हैं लोक अदालत। इससे पहले इसमें आपसी बात में सॉल्व कराए जाते हैं। रोल ऑफ नालसा, ये क्या है? नालसा पॉलिसीज बनाता है और लीगल सर्विस के लिए स्कीम्स डिज़ाइन करता है ताकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। ये नालसा स्पेशल कॉम्पेंशन स्कीम्स चलाता है जैसे सेक्सुअल असॉल्ट या दूसरे क्राइम्स की वुमेन विक्टिम्स सुपरवियर्स को फाइनेंशियल मदद और सपोर्ट देना। जैसे सिर्फ लीगल हेल्प ही नहीं, कॉम्पेंशंस और सपोर्ट भी दिया जाता है। ठीक है। लीगल सर्विस एक्ट 1987 का मेन एम है कि गरीब, मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों को जस्टिस मिल सके। आगे देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब इसका है कि कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि कैपेसिटी बांधना। इसमें लॉयर्स के लिए स्टैंडर्ड इन सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग मॉडल्स बनाए जाते हैं और पैरालीगल वॉलंटियर PLVs को भी ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। मतलब कि लीगल एड देने वालों को प्रॉपर ट्रेनिंग और क्वालिटी के साथ तैयार किया जाता है इसमें। ठीक है। प्रिजन लीगल एड, अब ये है कि का मतलब है जेल में बंद लोगों को कानूनी मदद, मतलब कि लगभग हर जेल में जेल लीगल एड क्लिनिक्स PLACS होती है। ये उनका काम स्मूथली चल रहा है या नहीं इसको मॉनिटर करता है ये। ठीक है। प्रिजनर को फ्री लीगल हेल्प मिल सके, इसीलिए ये है। ठीक है। लीगल एड एंड असिस्टेंस, ये है कि सब शामिल होता है इसमें, जैसे कि एडवोकेट की मदद, लॉयर्स प्रोवाइड करना, कोर्ट फीस का पेमेंट, डॉक्यूमेंट बनाना, ड्राफ्टिंग और ट्रांजेक्शन्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेट कॉपी देना, ये सब इसमें शामिल होता है। मतलब कि केस से रिलेटेड पूरी लीगल मदद दी जाती है इसमें। ठीक है। सोशल जस्टिस लिटिगेशन PIL, ये है कि नालसा ने PIL फाइल की जिसके रिजल्ट में 2014 के लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स को पहचाना गया। मतलब लीगल एड सिर्फ केस लड़ना नहीं, ये सोशल जस्टिस के लिए भी ज़रूरी होती है। इसमें कि फ़ी लीगल सर्विसेज में सिर्फ केस नहीं बल्कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट कैसे मिले, इसकी एडवाइस और मदद भी दी जाती है और जस्टिस तक पूरी पहुंच। ठीक है। चैलेंजेस रिलेटेड टू लीगल एड इन इंडिया, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लीगल लिटरेसी, मतलब ये कह रहा है कि अवेयरनेस की कमी है। सिर्फ 15% रूरल लोगों को पता है कि फ्री लीगल सर्विस मिलती है। सिर्फ 15% लोगों को जानकारी ही नहीं है इसके बारे में। स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कई बार गरीबों को मिलने वाली लीगल एड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती क्योंकि लॉयर्स को कम पैसा मिलता है, काम ज़्यादा होता है इसकी वजह से। अंडर फंडिंग मतलब कि पैसे की कमी है। इंडिया में पर पर्सन सिर्फ 0.75 पर कैपिटा एनुअली साल का खर्च होता है लीगल एड पर। सिस्टम के लिए फंडिंग बहुत कम है। डिजिटल डिवाइडेड, ये है कि डिजिटल गैप है। रूरल एरिया में सिर्फ 33% इंटरेस्ट एसेस
और अर्बन एरिया में सिर्फ 67% अर्बन एरियाज़ में। इसलिए तेरे लॉज जैसे प्रोग्राम्स रूरल में इफेक्टिव नहीं हो पाते, ठीक है। लिमिटेड फिजिकल आउटरीच, ये है लॉयर्स की एबिलिटी कम है रूरल एरिया में। रूरल एरिया में 1 लॉयर 10,000 लोग, एक लॉयर पर 10,000 लोग हैं, और अर्बन एरिया में एक लॉयर पर 1,000 लोग हैं, ठीक है। सब चीज़ की कमी है। कंक्लूजन देख लो। कंक्लूजन क्या बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग लीगल एड सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक अवेयरनेस, अच्छी क्वालिटी के लॉयर्स और इंस्टीट्यूशन की स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी का यूज़ और PLVs को एम्पावर करना, ठीक है, तभी जस्टिस सब तक पहुंच पाएगा। लोक अदालत ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, जहां कोर्ट के पेंडिंग केस और ये कोर्ट में केस फाइल होने से पहले के केस प्री लिटिगेशन बैठकर आपस की सहमति से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। इसका में एम है कि कोर्ट का बोझ कम करना और जुडिशियल पेंडिंग रिड्यूस करना होता है इसका एम। अब ये बता रहा है कि 1982 में गुजरात में पहली लोक अदालत हुई। 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू लीगल स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, ठीक है। एंड 2022 में एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, परमानेंट लोक अदालत बनाए गए। मतलब लोक अदालत सब सिर्फ कैंप नहीं बल्कि लॉ के अंदर परमानेंट सिस्टम भी है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोक अदालत। फर्स्ट है स्टेट लोक अदालत, स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइज होती है। ये लोकल प्रॉब्लम्स और नीड्स के हिसाब से केस सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेशनल लोक अदालत, ये हर 3 महीने में एक बार होती है। हर 3 महीने में एक बार होती है। एक ही दिन में पूरे देश के कोर्ट में केस सेटल किए जाते हैं। इसी वजह से एक दिन में लाखों केस निपट जाते हैं। आइए है परमानेंट लोक अदालत, मतलब कि ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में परमानेंट ऑफिस पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए कोर्ट जाने से पहले यहीं आना कंपलसरी होता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, बिजली, पानी, गैस, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, ETC, ये सब होते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप ऑफ केस हैंडल्स, ये क्या क्या है? कंपाउंडेबल क्राइम, सिविल डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स, कंपाउंडेबल क्राइम केसेस जिसमें सेटलमेंट पॉसिबल हो, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस केस लॉ नहीं है। ये क्या है? क्रिमिनल केस लॉ नहीं है। जहाँ समझाता पॉसिबल नहीं, वहाँ लोक अदालत का यूज़ नहीं होता। जहाँ, ठीक है। डाटा एंड अचीवमेंट्स, ये बता रहा है कि 44.22 लाख पीपल 2022-25 लोग तक लीगल एड पहुंची। 23.58 करोड़ केस लोक अदालत के थ्रू सॉल्व हुए, ठीक है, 2022 और 25 के बीच में। ये लोक अदालत की बड़ी सक्सेस दिखाता है, ठीक है। नेचर ऑफ अवार्ड, क्या क्या है नेचर ऑफ अवार्ड का? इसका लोक अदालत का डिसीजन फाइनल होता है, अपील नहीं होती। जो फैसला हुआ वही लास्ट होता है, ठीक है। सिविल कोर्ट जैसे पावर्स अपनी प्रोसीजर खुद डिसाइड कर सकती है। कोई कोर्ट फी नहीं लगती, इसमें कोई कोर्ट फी नहीं लगती। CPC और एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं। प्रोसीजर सिंपल होती है, पार्टीज़ डायरेक्ट जज से बात कर सकते हैं, इसलिए प्रोसेस फास्ट और फ्रेंडली होता है। समझ में आया क्या क्या होता है इसमें?
लोक अदालत सस्ता है, फास्ट और आपस की सहमति से जस्टिस देता है। ठीक है, चलो आगे। तो लोक अदालत में ज़्यादा फ़ायदा हमको नज़र आ रहा है, जब आपस में बात करने से, डिस्कशन करने से सॉल्व हो जा रहा है प्रॉब्लम, तो फिर हायर कोर्ट में जाने की ज़रूरत क्या है कि नहीं। शॉर्ट्स इन न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ऑन एसेंट टू बिल, 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 16 प्रेसिडेंटियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। तो ये क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने आर्टिकल 143 प्रेसिडेंटियल रिफॉर्म्स के केस में कहा कि कोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर को टाइम लिमिट फोर्स नहीं कर सकता जब वो बिल पर एसेंट देने का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 200 और 201 के अंदर कोर्ट ने नहीं कह सकती कि इतनी दिन में एसेंट दो। कोर्ट ये दबाव नहीं डाल सकती प्रेसिडेंट या गवर्नर पर। ठीक है, पहले अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट सजेस्ट की थी, पर गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 200 और 201 के बिल्स पर एक्शन लेने के लिए की थी। समझ में आया। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो इम्पॉर्टेंट लीगल या फैक्चुअल क्वेश्चन पर सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन मांग सकता है। अबाउट आर्टिकल 200 और 201, ये क्या है डिटेल में समझो। आर्टिकल 200 ये है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर का बिल गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। क्या क्या 4 ऑप्शन होते हैं? एसेंट टू द बिल, मतलब बिल को अप्रूव कर देना, विड्रॉ एसेंट, बिल को रिजेक्ट कर देना, या रिटर्न द बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेजना रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, रिजर्व द बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजना, आर्टिकल 201। ठीक है, अब देखो ये क्या है। ये जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास भी अप्रूव, रिजेक्ट, रिटर्न का क्या रहता है, ऑप्शन होता है। प्रेसिडेंट के लिए कोई टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। अदर की हाइलाइट्स ऑफ द जजमेंट, ये क्या कह रहा है अब। डिमांड एसेंट इज अलाइन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह रहा है कोर्ट ये मान नहीं सकती कि सिर्फ टाइम बीत गया इसलिए बिल अप्रूव हो गया, इससे जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा। क्या होगा? इससे जुडिशियल ओवररीच हो सकता है। वायलेशन ऑफ फेडरलिज्म, ऐसा करना सेपरेशन ऑफ पावर्स और फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। गवर्नर प्रेसिडेंट कैन नॉट सिट इंडिफिनेटली, मतलब ये कह रहा है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट बिल को हमेशा पेंडिंग नहीं रख सकते। ये लेजिस्लेचर की विल और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के खिलाफ है। लिमिटेड जुडिशियली रिव्यू, कोर्ट तभी इंटरवन करेगी जब बैड इंटेंशन दिखाई दे। रिव्यू प्रोसेस तक लिमिटेड होता है, मेरिट्स पर नहीं। ठीक है, प्रेसिडेंट पर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेना कंपलसरी नहीं है। अगर पार्लियामेंट सेटिस्फाइड है तो वही काफ़ी होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है इससे रिलेटेड। ठीक है, प्रीलिम्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द जुडिशरी, ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एआई और जुडिशरी पर वाइट पेपर रिलीज़ किए हैं, जैसे सेफ यूज़, रिस्क और एथिक्स पर फोकस हो जिससे। ठीक है, की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, रिस्क एंड इथिकल चैलेंजेस क्या क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ओवर रिलायंस ऑन एआई, मतलब एआई पर ज़्यादा डिपेंड करना जज की ह्यूमन डिस्ट्रैक्शन क्या कर सकता है, कम कर सकता है। होलुसिनेशंस, मतलब एआई गलत या झूठी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे एग्जाम्पल रोबोटा मेटा वर्सेस एवियंसा एंड कॉमर वी लिंडल, यूएस का एग्जाम्पल है ये। एल्गोरिदमिक बाइस,
ये क्या कर सकता है कि एआई टूल्स बेस्ड हो सकता है। यूएस का कंपास टूल रेशियल बाइस के लिए चैलेंज हुआ, ठीक है। चलो अब अदर रिस्क क्या क्या हो सकती है, जैसे कि डीप फेक एविडेंस, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्क, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। इसलिए एआई मदद कर सकता है, जज को रिप्लेस नहीं। एआई हेल्प कर सकता है आपको के लाइफ में, बट जज को रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। आगे क्या, की इनिशिएटिव्स, ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट, ये क्या है? ये है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का मतलब है कि कोर्ट में पेंडिंग केस बैकलॉग कम करना और एडमिनिस्ट्रेटिव डिले रिड्यूस करना। इसमें एआई टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। SUPAC मतलब सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ये एआई बेस्ड पोर्टल है जो जजेस को केस फाइल्स का समरी बनाने में हेल्प करता है और टाइम सेव होती है इससे और इफ़िशेंसी बढ़ती है। SUVAS सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, ये क्या है? ये ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 36,000 जजमेंट्स और 19 इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं, ठीक है, ताकि कॉमन लोग भी समझ सकें। अदर्स में क्या है कि कोर्ट TERES AI बेस्ड ट्रांसक्रिप्शंस, मतलब कि अदर कोर्ट प्रोसीडिंग का ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन है ये, और लीगल रिसर्च और एनालिसिस में मदद करने वाला AI टूल है, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या क्या है? यूनेस्को ने एआई इथिक्स और रूल ऑफ लॉ पर गाइडलाइंस दी है कि एआई का यूज़ इथिकल और फेयर हो, इस पर फोकस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। OECD, ये क्या है? ये एआई प्रिंसिपल 2019 पब्लिश की, ये फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड माना जाता है एआई के लिए, ठीक है। यूरोपियन यूनियन EU ने एआई एक्ट बनाया जो हाई रिस्क एआई सिस्टम्स स्पेशली जुडिशरी में रेगुलेट करता है, ठीक है। नेशनल मॉडल्स, ये ब्राज़ील और एटोज, सिंगापुर लॉनेट एआई, ये कंट्री स्पेसिफिक एआई जुडिशियल मॉडल्स हैं, ठीक है। की रिकमेंडेशंस, क्रिएट एआई इथिक्स कमिटीज़, ये कह रहा है कि कोर्ट को एआई इथिक्स कमेटी बनानी चाहिए जिसमें टेक्निकल और प्लस लीगल एक्सपर्ट्स हो एआई टूल्स को रिव्यू और रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। प्रीफर सिक्योर इन ए हाउस एआई सिस्टम, ये कोर्ट को अपनी इंटरनल एआई सिस्टम्स डेवलप करने चाहिए, इससे डाटा सिक्योरिटी कॉन्फिडेंटली सेफ रहती है। अडॉप्ट फॉर्मल इथिकल एआई पॉलिसी, ये एक एआई पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें ऑथराइज्ड यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डिफाइंड हो। अदर्स में क्या क्या बताया गया है कि एआई यूज़ का डिस्क्लोजर कंपलसरी हो, ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन हो और जजेस एंड स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग इसमें मिले, ठीक है। प्रिजन्स इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, ये क्या है? रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च सेंटर ने पब्लिश की है। इसे प्रिजन मैनुअल्स रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन राइट्स पर फोकस बताया गया है, ठीक है। कि इश्यूज है इसके, इंडियन प्रिजन्स गवर्नेंस, मतलब प्रिजन सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट में इंक्लूड है ये। जो कौन सा है? स्टेट लिस्ट 7 शेड्यूल, ठीक है। यूएन नेल्सन मंडेला रूल्स, अब ये क्या कह रहा है कि इंडिया यूएन नेल्सन मंडेला रूल्स फॉलो करता है जिससे प्रिजनर्स के ह्यूमन ट्रीटमेंट पर जोर दिया जाता है। ओवर क्राउडिंग, प्रिजन में भीड़
बहुत भीड़ है, कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी हैं, ठीक है। ओपन प्रिजन सिर्फ 74 कैपेसिटी पर चल रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। स्टीरियोटाइप इन प्रिजन वर्क, प्रिजन मैनुअल्स में काम हो मेंटल या डिग्रेडिंग बोला जाता है, जो लेबर हिराकी को बढ़ावा देता है, ठीक है। कास्ट वाइज, ये कुछ मैनुअल्स में जाति के बेसिस पर काम दिया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या संथा केस में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। और प्रिजन वेज अब बहुत कम है। मिजोरम में 20, कितना है मिजोरम में 20, और कर्नाटका में 524। मिनिमम वेज से काफ़ी कम है। वुमेन प्रिजनर्स में क्या क्या दिया हुआ है बारे में कि वुमेन प्रिजनर्स के रिप्रोडक्टिव राइट्स क्लियरली डिफाइन नहीं है। उन्हें मेनली डोमेस्टिक वर्क दिया जाता है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जिसे। इफेक्टिव लीगल एड्स, प्रिजनर्स को मिलने वाली लीगल एड वीक है। फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है इसमें, मतलब कि एआई, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। वे फॉरवर्ड, रिप्लेस स्टोरियोटिपिकल टर्मिनोलॉजी, मतलब ये कह रहा है कि कुछ इसमें बताया गया है कि कुछ लोगों के साथ जो गलत और घिसी-पिटी लैंग्वेज स्टोरियोटाइप जुड़ी होती है, उससे बदलना चाहिए ताकि किसी का अपमान या डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसमें, ठीक है। इंश्योर ए रोटेशनल रोस्टर सिस्टम, काम देने के लिए रोटेशन सिस्टम हो, एक ही काम एक ही ग्रुप को बार बार ना मिले, इससे जातीय, ठीक है, जातीय भेदभाव ख़त्म होगा। रिव्यू एंड रिवाइज प्रिजनर्स वेज एवरी 3 ईयर्स, प्रिजनर को मिलने वाली मजदूरी वेज हर 3 साल में रिव्यू और रिवाइज होनी चाहिए ताकि महंगाई के हिसाब से न्याय मिले, ठीक है। प्रायोरिटाइज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, इसमें जिन पर ट्रायल चल रहा है उनके केस को प्रायोरिटी पर निपटाया जाए, ठीक है, ताकि बेकार में जेल में ना रहना पड़े। रियल टाइम डाटा अपडेशन, ICJS सिस्टम में डाटा का रियल टाइम अपडेट हो, पुलिस कोर्ट प्रिजनर्स के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, ठीक है। मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये क्या है मॉडल यूथ ग्राम सभा, देखते हैं। ये पंचायती राज मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और ट्राइबल मिनिस्ट्री तीनों मिलकर MYGS इनिशिएटिव लॉन्च किया है इसने, ठीक है। अबाउट MYGS पायनियरिंग स्ट्रेंथेंड जन भागीदारी, ये एक नया और पहला इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स को ग्राम सभा का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है, प्रैक्टिकल। इससे जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ती है। अलाइनमेंट विथ नेप 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये है कि MYGS ने 2020 के गोल्स के साथ अलाइन है। इसमें लर्निंग को प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल बनाता है। स्कूल्स कवर, ये जवाहर नवोदय विद्यालय GNVS, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल EMRS, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल और सब जगह MYGS लागू होगा, ठीक है। GNVS रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मैटर नहीं करता है इसमें। और ये वाला में EMRS का फोकस शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST स्टूडेंट पर है, जहां ST पॉपुलेशन 50%
से ज़्यादा हो, कम से कम 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरिया में। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है देख लेते हैं। की ऑब्जेक्टिव्स: एजुकेट स्टूडेंट अबाउट द पंचायती राज सिस्टम, मतलब स्टूडेंट को पंचायती राज सिस्टम के बारे में समझाना। ठीक है, स्टूडेंट को ग्राम सभा और लोकल गवर्नेंस में एक्टिव बनाना, स्टूडेंट में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करना ताकि लोकल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हों, और गवर्नेंस के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को समझना ताकि सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। ठीक है, मतलब GMYGS यूथ को एक्टिव सिटीजन और फ्यूचर लीडर बनाने का काम करता है। तो ये हो गया। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो गई, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड न्यूज़ देखिए ज़रूर, न्यूज़पेपर पढ़िए एंड मंथली मैगजीन ज़रूर देखें। ठीक है, बाय बाय।